हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2 प्री हिस्टोरिक पीरियड। बच्चों, आज हम एक ऐसे समय की कहानी जानेंगे जब इंसान के पास घर नहीं था, कपड़े नहीं थे, खेती नहीं थी, स्कूल नहीं थे, कोई ट्रैवलिंग की सुविधा नहीं थी। फिर भी इंसान धीरे धीरे सीखता गया और आज की मॉडर्न दुनिया तक पहुंचा। आज हम जानेंगे इसकी शुरुआत कैसी हुई, लोग कहाँ रहते थे, उन्होंने जीना कैसे सीखा। तो चलिए हजारों साल पीछे चलते हैं। एंशियंट इंडिया ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, मेसोलिथिक टू नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एज, एक्सकेवेशन साइट्स इन महाराष्ट्र। इस चैप्टर में ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। Students, close your eyes for a moment and imagine that you are living in a time where there are no mobile phones, no cars, no toys, absolutely nothing at all. Not even houses, village, schools or roads. बच्चों, अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद करो और इमेजिन करो कि आप ऐसे समय में पहुंच गए हो जहां कुछ भी नहीं है। ना फोन है, ना इंटरनेट, टीवी, कार, बाइक, टॉयज, कुछ भी नहीं। इवन रहने के लिए घर भी नहीं है। गांव, स्कूल्स, रोड, ये सब भी नहीं है। अगर आप ऐसे समय में पहुंच जाओ तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे? खाना, पानी, रहने की जगह। क्या ढूंढोगे आप? प्लीज कमेंट करके बताएं। टेल मी। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंगली अपनी इमेजिनेशन का यूज करके आंसर्स देना है। इफ यू वर लिविंग इन सच अ टाइम, व्हाट वुड बी योर डेली रूटीन? अगर आप ऐसे समय में रहते हो तो सुबह क्या करते? आपका डेली रूटीन क्या होता? शायद पानी ढूंढते, फल इकट्ठा करते, शिकार करते, लकड़ी लाते और या गुफा में रहते। वेयर वुड यू लिव? उस समय घर नहीं थे तो आप कहाँ रहते? इसीलिए लोग गुफाओं में, पेड़ों के नीचे और नदी के किनारे रहते थे। फिर धीरे धीरे विलेज सेटलमेंट की शुरुआत हुई। What would you do to find warmth in the freezing cold in such a place? आप क्या करते ठंड से बचने के लिए? ठंड से बचने के लिए लोग आग जलाते थे, जानवरों की खाल पहनते थे और गुफाओं में रहते थे। How would you prepare your food? अपना खाना कैसे बनाते थे? शुरुआत में फल सीधे खाते थे, बाद में आग की खोज हुई, फिर खाना पकाना शुरू हुआ। What would you do if you see a wild animal approaching you? अगर आपने कोई वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर आपके सामने आता हुआ दिखे तो आप क्या करोगे? शायद पेड़ पर चढ़ जाएंगे, गुफा में छिप जाएंगे या आग जलाएंगे। इस तरह के आंसर्स आप अपने इमेजिनेशन से आप कौन से एक्टिविटी करोगे दे सकते हैं। Hundreds and thousands of years ago, early humans had to face similar circumstances. हजारों साल पहले लोगों को बहुत डिफिकल्ट लाइफ जीना पड़ता था। अर्ली ह्यूमंस, पहले के ह्यूमंस को ऐसी ही डिफिकल्ट सिचुएशंस का सामना करना पड़ता था। It took millions of years to achieve all the comforts and facilities we currently enjoy. आज जो सुविधाएं हैं हम इंजॉय कर रहे हैं, बिजली, घर, सड़क, स्कूल, सोसाइटी, मोबाइल जो हम यूज करते हैं, उन सब चीजों को बनने के लिए लाखों साल लगे। This period of time includes an interesting history of the development from nomadic to a settled life. ये पीरियड हमें बताएगा कैसे इंसान घूम घूम कर रहने से एक जगह बसने लगे, नोमैडिक से सेटल्ड लाइफ हुआ। नोमैडिक का मतलब एक जगह नहीं रहना, हमेशा घूमते रहना। सेटल्ड लाइफ का मतलब एक जगह घर बनाकर रहना। फ्रॉम लिविंग इन फॉरेस्ट to establishing early settlements and then becoming an advanced civilization. Let us learn about these early stages of human development step by step. पहले लोग नोमैडिक थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। फिर सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ा।
फिर जंगलों में रहने से अर्ली सेटलमेंट, शुरुआती बस्तियां बनाने लगा, और लास्ट में एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन, उन्नत सभ्यता बन गया। धीरे धीरे छोटे गांव बने, फिर शहर बने, फिर सिविलाइजेशन, सभ्यता विकसित हुई। तो चलिए अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। Do you remember earlier you have studied the stages of human evolution as well as the life, dietary habits, tools, art and other aspects of early humans. Recall and revise in class. हमने पहले पढ़ा था ह्यूमन इवोल्यूशन, मनुष्य का विकास, उनका भोजन, उनका और टूल्स, उनकी आर्ट और उनका लाइफस्टाइल। अब हमें उसे दोबारा याद करना है। Ancient India geographical background, cultural and geographical background of ancient India. भारत का ज्योग्राफी ही भारत की सभ्यता बनाने में सबसे बड़ा रीजन था। अब इससे रिलेटेड 6 चीजें दी गई हैं, जैसे रिवर्स नदियां, ये क्या है? जो एंशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यताएं हमेशा नदी के किनारे बसती थी, क्योंकि पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसी थी, वैसे ही क्लाइमेट मौसम तय करता था कि लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसी फसल उगाएंगे और कैसे घर बनाएंगे। सॉइल मिट्टी, फर्टाइल सॉइल, जो उपजाऊ मिट्टी खेती के लिए जरूरी थी, जिससे लोग एक जगह बसने लगे। मिनरल्स खनिज, तांबा, लोहा जैसे मिनरल्स मिलने से लोग टूल्स और हथियार बनाना सीखे। माउंटेन रेंजेस, पहाड़ हमें सुरक्षा देते हैं, बारिश लाते हैं और रिवर्स का जन्म यहीं से होता है। शोर लाइन, सी शोर, समुद्री तट, समुद्र किनारे ट्रेड और मछली पकड़ने जैसा व्यवसाय शुरू हुए। आज भी जहां पानी मिलता है वही शहर बसते हैं, जैसे मुंबई समुद्र के किनारे है, दिल्ली यमुना नदी के पास है, वैसे ही। The geographical conditions of respective region play very important role in the development of human history. किसी भी रीजन की geographical conditions ह्यूमन हिस्ट्री के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। The mountains, rivers, climate, land and natural resources in the region where humans live play an important role in deciding their way of life. Mountains, पहाड़, नदी, मौसम और वहां का जमीन और प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस उनके लाइफ को, वहां पे रहने वाले लोगों के लाइफ को तय करते हैं। जैसे अगर किसी जगह पर नदी है तो लोग खेती करेंगे, और जंगल है तो लकड़ी और फल मिलेंगे। अगर वो माउंटेन है तो वहां पे प्रोटेक्शन और मिनरल्स मिलेगा, यानी इंसान का लाइफ नेचर के अनुसार बदलता है। फैक्टर्स सच एज which crops to cultivate, which animals to domesticate, where to establish settlements and how to facilitate transportation and communication depend upon the geographical characteristics of that particular region. कौन से फैक्टर्स है? जैसे कौन सी फल उगानी है, कौन से जानवर, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, कौन से जानवर पालने हैं, गांव या शहर कहाँ बसाना है, ट्रेड और ट्रैवल कैसे करना है, ये सभी बातें उस रीजन की ज्योग्राफिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। जैसे पंजाब में गेहूं ज्यादा है, केरल में नारियल ज्यादा मिलता है, राजस्थान में ऊंट पाले जाते हैं, इस तरह से वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड होता है। In ancient India, human civilization progressed in diverse way. Ancient India, प्राचीन भारत में अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोगों ने अपनी परिस्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं विकसित की। इसी कारण भारत में बहुत डाइवर्सिटी दिखाई देती है।
द प्राइमरी रीजन फॉर दिस वॉज इंडिया जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि भारत की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समुद्र है और तो कहीं घने जंगल। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ ग्रेट डाइवर्सिटी। भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ अलग अलग प्रकार के लैंड, क्लाइमेट, ट्रीज और लोग पाए जाते हैं, इसीलिए भारत को डाइवर्सिटी का देश कहा जाता है। The high mountain ranges of the Himalayas protect the country from the natural calamities such as stormy winds, cyclones and freezing cold waves coming from the north. हिमालय माउंटेन भारत का नेचुरल वॉल है। ये हमें बर्फीली हवाएं, तेज तूफान और नॉर्थ की ठंडी हवाओं से बचाता है। अगर हिमालय ना होता तो भारत का मौसम बिल्कुल अलग होता। The climate in North India is cool and dry, whereas in South it is hot and humid. उत्तर भारत में मौसम ठंडा और सूखा रहता है, जबकि दक्षिण भारत में मौसम गर्म और ह्यूमिड रहता है क्योंकि वहां समुद्र पास है। This leads to diversity in agricultural practices, crops and human lifestyle. इसी कारण पूरे भारत में अलग अलग खेती, अलग अलग भोजन, अलग अलग पहनावा, अलग अलग घर और अलग अलग त्योहार देखने को मिलते हैं। ये इंडिया फिजिकल मैप है। इसमें एक इंडेक्स दिया हुआ है जो अलग अलग सिंबल्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे नॉर्थ साइड हिंदू कुश माउंटेन्स है, अफगानिस्तान की तरफ सिर्फ पर्वत है, पहाड़ है, खाइबर पास एंड बोलान पास, ये दोनों पासेस है जिनसे होकर एंशियंट टाइम में व्यापारी और आक्रमणकारी भारत में आते थे। हिमालयन माउंटेन्स ये भारत के उत्तर में फैली विशाल पर्वत श्रृंखला जो चीन, नेपाल, भूटान की बाउंड्रीज तक जाती है। थार डेजर्ट येलो कलर में दिखाया गया राजस्थान का मरुस्थल है। कुछ नदियां भी है जो ब्लू कलर लाइन से रिप्रेजेंट है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज ये पंजाब के क्षेत्र में प्रसिद्ध नदियां हैं। गंगा नदी है जो उत्तर भारत की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नदी है। घग्गर एक और इम्पोर्टेंट नदी है। जो बीच का ऑरेंज कलर का हिस्सा है वो डेक्कन प्लेटेयू, दक्कन का पठार है जो मध्य और दक्षिण भारत के बड़े हिस्सों में फैला है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, सह्याद्री माउंटेन वेस्टर्न घाट्स है जो पश्चिमी तट के साथ चलने वाली पर्वत श्रृंखला। ईस्टर्न घाट्स पूर्वी तट के साथ है। महासागर, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और कुछ आइलैंड्स है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब है। और कुछ नेबरिंग कंट्रीज दिखाए गए हैं जैसे अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब नेबरिंग कंट्रीज इस मैप में दिखाए गए हैं। तो इस मैप को देखकर समझ में आता है कि भारत में नॉर्थ में हिमालय से जो प्रोटेक्शन देते हैं, वेस्ट में थार डेजर्ट है, बीच में डेक्कन प्लेटेयू है और दोनों तरफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल है। इसी डाइवर्सिटी की वजह से भारत में अलग अलग हिस्सों में लोगों का रहन सहन, खान पान और संस्कृति अलग अलग विकसित हुई। हिमालय की वजह से ही भारत में मानसून की बारिश होती है। ये पर्वत बादलों को रोक लेता है जिससे भारत में अच्छी बारिश होती है और खेती संभव हो पाती है। In ancient times, agriculture flourished in the fertile sedimentary soils of India. प्राचीन काल में भारत की उपजाऊ मिट्टी में खेती खूब फैली। The vast plateau of central India and the Ganga-Yamuna delta were the most fertile regions for agriculture in India. Central India, मध्य भारत का विशाल प्लेटी पठार और गंगा यमुना डेल्टा खेती के लिए सबसे फर्टाइल रीजन थे, उपजाऊ क्षेत्र थे। The black soil of Deccan Plateau is very fertile. जो डेक्कन के पठार, दक्कन के पठार की काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल बहुत उपजाऊ थी।
द चैल्कोलिथिक कल्चर्स डेवलप हियर। यहीं से चैल्कोलिथिक सभ्यताएं ताम्र पाषाण युग की विकसित हुई। Rivers like Godavari, Krishna and their tributaries gave a boost to the establishment of Chalcolithic settlements, agriculture and agrarian lifestyle in ancient Maharashtra. गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियां और उनकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज ने एंशियंट महाराष्ट्र में चाल्कोलिथिक बस्तियां, खेती और कृषि आधारित जीवन शैली को बढ़ावा दिया। With the Arabian Sea to the west and the Bay of Bengal to the east, sea trade had prospered since ancient times. पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी होने की वजह से एंशियंट टाइम से ही सी ट्रेड, समुद्री व्यापार फला फूला, so that Indians could establish contact with distant regions and cultures. इसी वजह से भारतीय लोग दूर दराज के क्षेत्रों और संस्कृतियों से संपर्क कर पाए। Geographical diversity gave rise to many cultures, traditions and ways of life within India. इसी geographical diversity की वजह से भारत में कई cultures, traditions और lifestyles डेवलप हुई। प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक मीन्स सिंपल वर्ड्स में जो उस टाइम का वो पीरियड जिस टाइम पे कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं थे, बिल्कुल शुरुआती का समय। लास्ट ईयर वी हैव लर्न दैट ह्यूमंस ग्रेजुअली इवॉल्व फ्रॉम सम एप स्पीशीज। पिछले साल हमने सीखा था कि इंसान धीरे धीरे किसी एप वानर प्रजाति से इवॉल्व विकसित हुआ। मेजर स्टेप्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन। फर्स्ट है होमो हिबिलिस। ये मानव विकास का पहला स्टेप है। हिबिलिस का मतलब हैंड, हाथ का यूज करने वाला। ये पहला मानव जैसा प्राणी था जिसने टूल्स बनाना शुरू किया। होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब सीधा खड़ा होने वाला। ये मानव प्रजाति सीधा चलने में सक्षम थी। इसने फायर का यूज करना सीखा। नेंदरथल मैन। ये एक मजबूत शरीर वाली मानव प्रजाति थी जो ठंडे इलाकों में रहती थी। इन्होंने बेहतर औजार बनाए और शवों को दफनाना शुरू किया। होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, सेपियंस का मतलब है बुद्धिमान, वाइस। ये प्रजाति सोचने समझने में ज्यादा विकसित थी। होमो सेपियंस सेपियंस। आज के मॉडर्न ह्यूमंस है, यानी आप और मैं। ये मानव विकास का सबसे एडवांस्ड है। Do you know? Would you like to hear something interesting? There is a myth that a mysterious, large and hairy creature exists in the Himalayas. क्या आप एक इंटरेस्टिंग बात सुनना चाहोगे? एक मिथ है कि हिमालय में एक रहस्यमयी विशाल बालों वाला क्रिएचर, जीव रहता है। इट इज कॉल्ड अ येती। इसे येती कहा जाता है। It is also called as the fearsome snowman. इसे fearsome snowman, डरावना बर्फ का आदमी भी कहते हैं। It is said that many times large footprints are seen in this region. कहा जाता है कि इस इलाके में कई बार बड़े बड़े पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स देखे गए। However, research suggests that the footprints discovered are actually those of Himalayan bears or some other animals. लेकिन रिसर्च बताते हैं कि ये निशान असल में हिमालयी भालुओं का या किसी और जानवर के हो सकते हैं। The anthropologists study such myths because they reveal a great deal about culture, traditions and the human imaginations. एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे मिथ्स का स्टडी करते हैं क्योंकि ऐसे कहानियां कल्चर, संस्कृति, परंपराएं और मानव इमेजिनेशन के बारे में बहुत कुछ बताती है। द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ही हैड टू कंटिन्यूअसली वेंडर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। शुरुआती
इंसानों का लाइफ बहुत कठिन था। उन्हें भोजन और पानी की तलाश में लगातार भटकना पड़ता था। They used to gather roots and fruits and used to hunt. वे जड़ें, फल इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे। The tools of early humans were crafted from wood, stone or bone. शुरुआती इंसानों के टूल्स औजार लकड़ी, पत्थर या हड्डियों से बनाए जाते थे। Primitive humans perhaps communicated through gestures, various sounds or facial expressions. Primitive humans, आदिम मानव, शायद इशारों, अलग-अलग आवाजों या चेहरों के हाव-भाव से बातचीत करते थे। This period is known as a prehistoric period. इसी काल को prehistoric period कहा जाता है। In the previous lesson, you learned that period during which scripts were not in use is termed as a prehistoric period. During this period, humans made remarkable progress. पिछले लेसन्स में आपने सीखा था कि जिस समय स्क्रिप्ट्स का यूज नहीं होता था उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। इसी काल के दौरान इंसानों ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की। द एविडेंस सच एज स्टोन टूल्स, बोन्स, पॉटरी एंड केव पेंटिंग्स कॉन्स्टिट्यूट्स द मेजर सोर्स टू स्टडी देयर लाइफ। पत्थरों के औजार, हड्डियां, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन और केव पेंटिंग, गुफा चित्रों जैसे सबूत ही उनके लाइफ का स्टडी करने का मेन सोर्स है। इन कोर्स ऑफ टाइम, टूल्स, ह्यूमन लाइफस्टाइल्स, डाइटरी हैबिट्स एंड सेटलमेंट पैटर्न्स ग्रेजुअली चेंज्ड। समय के साथ औजार, इंसानों की लाइफस्टाइल, खान पान की आदतें और सेटलमेंट पैटर्न्स धीरे धीरे बदलती गई। Stone Age, the period in which tools made by humans were primarily of stone, is termed as the Stone Age. वो पीरियड जिसमें इंसानों द्वारा बनाए गए टूल्स मेनली पत्थर के होते थे उसे स्टोन एज या पाषाण युग कहा जाता है। Think about it. For what Stone Age humans used stone tools? Stone Age के इंसान पत्थर के टूल्स का यूज किस काम के लिए करते थे? Stone Age humans used stone tool for hunting animals, scraping animal skin, digging the ground, cutting meat, breaking hard shell fruits and extracting bone marrow. इन सब चीज के लिए stone tool का यूज करते थे। Stone tools were made by chipping and shaping stone pebbles. पत्थर के स्टोन टूल्स पत्थर के टुकड़ों को तराश कर और शेपिंग आकार देकर बनाए जाते थे। The early humans might have used these stone tools for breaking the fruits with hard shells or to extract the bone marrow. शुरुआती इंसान शायद इन पत्थरों के टूल्स का यूज हार्ड शेल वाले फलों को तोड़ने के लिए या बोन मैरो निकालने के लिए करते थे। These stone tools are known as choppers, chopping tools. इन पत्थरों के टूल्स को चॉपर, चॉपिंग टूल्स, काटने वाले टूल्स कहा जाता था। Shaping a stone is the sign of development of human intellect. पत्थर को शेप देना इंसानी बुद्धि के विकास का संकेत है। यानी जब इंसान ने पत्थर को तराशना सीखा तभी से पता चलता है कि उसका दिमाग डेवलप होने लगा था। A stone age is broadly divided into three periods: Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. Stone age को mainly तीन periods में बांटा गया: Paleolithic age, Mesolithic age and Neolithic age. Paleolithic age. People in the Paleolithic age were entirely dependent on nature. पैलियोलिथिक एज के लोग पूरी तरह से नेचर पर निर्भर थे। इन दिस पीरियड दे स्टेड एदर इन केव्स और ऑन द ब्रांचेस ऑफ लार्ज ट्रीज। इस काल में वे या तो गुफाओं में रहते थे या बड़े पेड़ों के ब्रांचेस, शाखाओं पर रहते थे। द अर्ली टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक पीरियड वर रफ। पैलियोलिथिक पीरियड के शुरुआती टूल्स रफ, खुरदुरे होते थे। They were used for hunting, scrapping and digging. इनका यूज हंटिंग, शिकार करने,
खुरचने और खोदने के लिए किया जाता था। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी इन ह्यूमन हिस्ट्री इज द डिस्कवरी ऑफ यूजिंग फायर। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आग के इस्तेमाल की खोज है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन दिस पीरियड। ये इसी काल पैलियोलिथिक एज में हुई थी, डिस्कवर्ड आग की यूज करना। Think about it. What changes might have occurred in human life as a result of use of fire? Think about it and write it down. आग के इस्तेमाल से ह्यूमन लाइफ में क्या बदलाव आए होंगे, सोचो और लिखो। It became possible to cook. Cooked food was easy to digest. खाना पकाना संभव हो गया और पका हुआ खाना पचाने में आसान होता है। और क्या हो सकता है? फायर प्रोवाइडेड वार्मथ ड्यूरिंग कोल्ड नाइट्स एंड विंटर। फायर हेल्प्ड इन स्कैरिंग अवे वाइल्ड एनिमल्स, गिविंग ह्यूमंस प्रोटेक्शन। Fire provided light, allowing humans to stay active even after sunset. Paleolithic tools are found along the banks of rivers or streams. Paleolithic age के tools नदियों और नालों के किनारे पाए जाते हैं। Among the Paleolithic sites in Maharashtra, Gangapur near Nashik and Chirki Nevasa are well known. महाराष्ट्र में Paleolithic sites में गंगापुर नासिक के पास और चिरकी नेवासा प्रसिद्ध है। मेसोलिथिक टू नियोलिथिक, मेसोलिथिक एज। ड्यूरिंग दिस पीरियड होमो सेपियंस शॉट शेल्टर इन नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर। इस काल के दौरान होमो सेपियंस ने नेचुरल गुफाओं और रॉक शेल्टर में रहने लगे। A rock shelter is an open space under a mountain cliff. रॉक शेल्टर पहाड़ की चट्टानों के नीचे बनी एक खुली जगह होती है। Humans began to stay at such places, gather in groups. इंसान अब ग्रुप्स में मिलकर ऐसी जगहों पर रहने लगे। Important progress was made during this period in the technique of manufacturing stone tools. इस काल में पत्थरों के औजार बनाने की टेक्निक में इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुई। औजार आकार में स्मॉलर होते थे, छोटे होते थे। These tools became smaller in size. Humans now began to utilize various types of stone for tool making. इंसान अब औजार बनाने के लिए कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल करने लगे। These tools were useful for a wide range of activities including hunting, fishing and harvesting. ये औजार कई तरह के कामों में यूज होते थे, जैसे हंटिंग, फिशिंग और फसल काटना, हार्वेस्टिंग। They also began to make sharp tools by grinding and polishing horns and bones. उन्होंने हॉर्न्स और बोन्स को घिसकर चमकाकर शार्प टूल्स बनाना भी शुरू किया। Humans began to domesticate animals such as dogs, goats and sheep. इंसानों ने डॉग्स, गोट और शिप्स जैसे जानवरों को डोमेस्टिकेट, पालतू बनाना शुरू किया। डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। डॉग पहला जानवर था जिसे पालतू बनाया गया। फिशिंग ऑल्सो बिगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल में मछली पकड़ना भी शुरू हुआ। After that, humans began to live either in caves or in temporary seasonal camps. इसके बाद इंसान या तो गुफाओं में रहने लगे या टेम्पररी सीजनल कैंप्स में। This period marks a transitional phase in the journey from a nomadic way of life to a settled one. ये काल नोमैडिक लाइफ, घुमंतू जीवन से बसे हुए जीवन, सेटल्ड लाइफ की और जर्नी में एक ट्रांजिशनल फेज था। ट्रांजिशनल फेज मीन्स संक्रमण काल, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलने का समय। In Maharashtra, Patni, located in Jalgaon district, is an important Mesolithic site. महाराष्ट्र में पटनी, जलगांव जिले में स्थित एक important Mesolithic place site है। Tell me, observe the given image, discuss it in the classroom. इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है वो क्लासरूम में डिस्कस करना है। पिक्चर को ऑब्जर्व करके, क्या है, नेचुरल केव का पिक्चर है। एक बड़ा सा रॉक के नीचे कुछ लोग
बैठे हैं, यही रॉक शेल्टर है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। बीच में एक आग फायर जला रहा है, उसके आसपास लोग बैठे हैं। ये दिखाता है कि आग कितनी इंपॉर्टेंट थी उनकी लाइफ में। कुछ लोग खाना बना रहे हैं, पत्थर पर कुछ पीस रहे हैं, शायद अनाज या भोजन तैयार कर रहे हैं। एक व्यक्ति लकड़ियां सिर पर उठाकर ला रहा है, यानी आग के लिए फ्यूल इकट्ठा कर रहा है। पत्थर से किसी चीज पर वार कर रहा है, शायद पत्थर के टूल्स बना रहा है। सभी लोग ग्रुप में एक साथ काम करते दिख रहे हैं। ये पिक्चर प्री हिस्टोरिक पीरियड के इंसान ग्रुप में मिलकर रहते थे, आग का इस्तेमाल करते थे, टूल्स बनाते थे और एक दूसरे की मदद से जीवन यापन करते थे। यही सोशल लाइफ की शुरुआत थी। Neolithic age. During the Neolithic age, further progress was made in the tool making technique. Neolithic age के दौरान टूल्स बनाने की टेक्निक में और प्रोग्रेस हुई। A new type of stone tool called axe was made in this period. इस काल में कुल्हाड़ी नाम का एक नया टाइप का पत्थर का टूल बनाया गया। Tools resembling an axe blade were made in the Paleolithic age, but the new type of axe blade was a polished one. कुल्हाड़ी के ब्लेड जैसे टूल तो पैलियोलिथिक एज में भी बनाए जाते थे, लेकिन इस नए प्रकार की कुल्हाड़ी का फल पॉलिश किया गया, यानी चिकना और चमकाया हुआ था। द टेक्निक ऑफ हाफ्टिंग that axe blade on a handle was developed. This is prototype of the modern axe. कुल्हाड़ी के फल को एक हैंडल पर बांधने हाफ्टिंग की टेक्निक को डेवलप हुई। यही आज की आधुनिक कुल्हाड़ी का प्रोटोटाइप है। हाफ्टिंग किसी औजार के ब्लेड को लकड़ी के हैंडल से बांधना। The most important development during this period was the प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। इस काल का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था एग्रीकल्चरल, कृषि की खेती में प्रोग्रेस। ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड ह्यूमंस हैड लर्न टू हार्वेस्ट नेचुरल क्रॉप्स। मेसोलिथिक काल में इंसानों ने नेचुरल तरीके से उगी फसलों, नेचुरल क्रॉप्स को काटना सीख लिया था। In the Neolithic period, they began showing grains during the appropriate seasons. Neolithic काल में उन्होंने सही मौसम के दौरान अनाज बोना शुरू किया। During this span of agricultural operations from sowing to harvesting, it became necessary for them to remain in one place. बोने से लेकर काटने तक की इस पूरी खेती की प्रोसेस के दौरान उनके लिए एक ही जगह पर टिके रहना जरूरी हो गया। Gradually, they settled at one place for longer span of time. This led to the emergence of village settlements. धीरे धीरे वो एक जगह लंबे समय तक बसने लगे, इससे गांव की बस्तियों का शुरुआत हुआ। Try this. Prepare a comparative chart illustrating the changes in the human way of life through the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic period. पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक काल के दौरान इंसानों की लाइफस्टाइल में आने वाले चेंजेस को दिखाते हुए एक कंपैरेटिव चार्ट बनाओ। जैसे पैलियोलिथिक में क्या हुआ, केव्स और ट्रीज ब्रांचेस में लोग रहते थे। फिर मेसोलिथिक में केव्स और रॉक शेल्टर्स में, और नियोलिथिक में विलेज सेटलमेंट्स हुए। टूल्स में क्या थे, पैलियोलिथिक में रफ टूल्स थे, लार्ज स्टोन टूल्स थे। मेसोलिथिक में स्मॉलर और मोर रिफाइंड टूल्स थे, और नियोलिथिक में पॉलिश्ड टूल्स बने एक्स की तरह। फूड, हंटिंग, गैदरिंग, क्या खाते थे वो लोग, हंटिंग करते थे और जमा करते थे। मेसोलिथिक एज में क्या किया, हंटिंग, फिशिंग, हार्वेस्टिंग नेचुरल क्रॉप्स। नियोलिथिक में फार्मिंग करते थे, एनिमल डोमेस्टिकेशन था। पैलियोलिथिक में कैसे थे वो, नोमैडिक थे, घूमते थे। मेसोलिथिक में सेमी नोमैडिक बोल सकते हैं, ट्रांजिशनल चेंजेस आए उनमें। और नियोलिथिक में वो सेटल हो गए। द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द नियोलिथिक पीरियड। एग्रीकल्चर का इन्वेंशन नियोलिथिक काल का एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट फेज था।
During this period, humans developed the technique of production, food grains and milk. इसी पीरियड में इंसानों ने फूड ग्रेन्स और मिल्क प्रोडक्शन की टेक्निक को डेवलप की. Women are credited to have started cultivations. खेती शुरू करने का क्रेडिट विमेन को दिया जाता है. They might have used pointed sticks to show shades. उन्होंने शायद बीज बोने के लिए नुकीली छड़ियों का इस्तेमाल किया होगा. In order to dig deeper into soil, the stick was weighted using a perforated stone. तो मिट्टी में गहरा खोदने के लिए छड़ी को एक छेद वाले पत्थर से भारी बनाया जाता था. Women in some tribes still show shades by this method. कुछ ट्राइब्स जनजातियों में महिलाएं आज भी इस टेक्निक से बीज बोती है. इस पिक्चर में दो विमेन्स दिखाई गई है जो एनिमल स्किन से बने कपड़े पहने हुए हैं. दोनों विमेन्स के हाथ में लंबी पॉइंटेड स्टिक है. वो मिट्टी में गड्ढा करके बीज बो रही है. वो एक खेत जैसे जमीन पर खड़ी है जहां घास भी उगी हुई है. ये पिक्चर दिखाती है कि कैसे खेती की शुरुआत बहुत ही सिंपल टूल्स से हुई थी और महिलाएं इन्हें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी. As a steady supply of food grains become available to meet their needs, humans stop their constant wandering. जैसे ही फूड ग्रेन्स की स्टेडी सप्लाई उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो गई, इंसानों ने लगातार भटकना बंद कर दिया. The stability provided by agriculture made it possible to store harvested food grains for longer periods. खेती से मिली स्टेबिलिटी की वजह से काटे हुए अनाज को लंबे समय तक स्टोर करना संभव हुआ. They began to produce surplus quantity than was needed. उन्होंने जरूरत से ज्यादा, सरप्लस मीन्स जरूरत से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा करना शुरू किया. Later on, some men and women within the group could find time to explore new ideas and to develop new skills through innovation and creativity. बाद में ग्रुप के कुछ मैन एंड वुमेन नए आइडियाज को खोजने और इनोवेशन और क्रिएटिविटी के जरिए नए स्किल्स डेवलप करने के लिए समय निकाल पाए. दिस गेव देम स्टेबिलिटी एंड एनेबल्ड देम टू अचीव प्रोग्रेस इन न्यूमरस फील्ड्स. इससे उन्हें स्टेबिलिटी मिली और कई फील्ड्स में प्रोग्रेस कर पाए. Along with agriculture, humans learned to domesticate animals. Some animals were used for hard work and for carrying heavy loads. खेती के साथ साथ इंसानों ने जानवरों को पालतू डोमेस्टिकेट बनाना सीखा. कुछ जानवरों का यूज हार्ड वर्क और भारी बोझ ढोने के लिए किया जाता था. Along with the development of agriculture, the art of making earthen pots emerged. खेती के विकास के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी उभरी. Pots of various shapes and colors were made and decorated with beautiful artistic designs. अलग-अलग शेप्स और कलर्स के बर्तन बनाए गए, उन्हें सुंदर आर्टिस्टिक डिजाइन से सजाया गया. During this same period, that art of weaving was mastered. In the Neolithic age, they learned the skill of navigating wooden boats. इसी काल में वीविंग बुनाई की कला में महारत हासिल की गई. नियोलिथिक एज में उन्होंने लकड़ी की नाव बोट को चलाने का स्किल सीखा. In the Neolithic age, along with the advancement of agriculture, people began to settle down in the fertile regions along the river banks. नियोलिथिक एज में खेती के एडवांसमेंट के साथ साथ लोग नदी के किनारे की उपजाऊ फर्टाइल क्षेत्रों में बसने लगे. Their nomadic way of life came to an end. The institution of family began to take shape during this period. उनका घुमंतु लाइफ जीवन खत्म हो गया. इसी काल के दौरान फैमिली नाम की संस्था की शुरुआत होने लगी. Chalcolithic age. Humans discovered the use of copper in the Chalcolithic period. However, the stone tools still remained in use. इंसानों ने Chalcolithic period में कॉपर तांबे का
इस्तेमाल करना खोजा, लेकिन इसके बावजूद पत्थर स्टोन टूल्स अभी भी यूज में थे। फॉर दिस रीजन दिस पीरियड इज डिजाइंड एज द चाल्कोलिथिक एज, कॉपर स्टोन एज। इसी वजह से इस काल को चाल्कोलिथिक एज यानी कॉपर स्टोन एज कहा जाता है, क्योंकि तांबे और पत्थर दोनों का इस्तेमाल एक साथ हो रहा था। Was invented during the Chalcolithic age. As a result of this, transportation became faster and convenient. व्हील का इन्वेंशन चैल्कोलिथिक एज में हुआ, इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हुआ और कन्वीनियंट सुविधाजनक हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन ऑन अ लार्ज स्केल। इसी काल में बड़े पैमाने पर जमीन को खेती के लिए यूज किया जाने लगा। An expansion of trade became possible with easier transportation of goods. Distant trade increased during Chalcolithic age. सामान की easier transportation की वजह से ट्रेड का एक्सपेंशन संभव हुआ। चाल्कोलिथिक एज में दूर दराज के व्यापार में बढ़ोतरी हुई। Similarly, skill-based occupations such as carpentry and metal working were developed. इसी तरह स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशन जैसे कारपेंट्री, बढ़ई का काम और मेटल का काम विकसित हुए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेड सेंटर्स एमर्ज्ड एंड एक्सपांडेड। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। इसी की वजह से ट्रेड सेंटर्स उभरे और फैले, यही शहरीकरण की शुरुआत थी। कारपेंट्री मीन्स बढ़ई का काम, जैसे जो लकड़ी का काम करते हैं। शहरीकरण गांवों का धीरे धीरे शहरों में बदलना। The Chalcolithic people cultivated crops such as wheat, sorghum, jawar, rice, pulses and cotton. Chalcolithic लोग गेहूं, जवार, चावल, दालें और कपास जैसे फसलें उगाते थे। They also occasionally went on hunting and fishing. वे कभी-कभी हंटिंग, शिकार और मछली पकड़ने भी जाते थे। However, these activities were not their primary means of subsistence. ये एक्टिविटी उनकी जीविका का मुख्य साधन नहीं थी, यानी खेती ही उनका मेन काम था। In supplement to agriculture, animal husbandry was an additional activity which became an integral part of their daily lives. खेती के साथ साथ पशुपालन उनके एडिशनल एक्टिविटी थी, जो उनका रोजाना जीवन का मेन पार्ट बन गई। During this period, the dead were either inside the home or within the courtyard. इसी काल में मृतकों को या तो घर के अंदर या कोर्टयार्ड, आंगन में दफनाया जाता था। At burial sites, objects of daily use and some pots are sometimes found near the body. दफनाने वाली जगह पर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें और कुछ बर्तन कभी-कभी शव बॉडी के पास पाए जाते थे। Excavation sites in महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में खुदाई एक्सकेवेशन के प्लेसेस। In Maharashtra, sites associated with the Chalcolithic culture have been found on the river banks such as the Tapi, Godavari, Krishna, Bhima and Pravara. महाराष्ट्र में चाल्कोलिथिक संस्कृति से जुड़े स्थल तापी, गोदावरी, कृष्णा, भीमा और प्रवरा जैसे नदियों के किनारे पाए जाते हैं। Excavations at these sites have provided various objects including stone tools, pottery, copper objects and large handmade storage jars. इन एक्सकेवेशन साइट से कई तरह की चीजें मिली है, जिनसे पत्थरों के औजार, मिट्टी के बर्तन, तांबे के ऑब्जेक्ट्स और हाथ से बने स्टोरेज जार्स शामिल है। Important excavation sites and archaeological evidence from excavations. कौन से ऐसे साइट्स है जहाँ पे खुदाई हुई, कौन से प्लेसेस है और क्या एविडेंसेस मिले? जैसे दाइमाबाद, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, अहिल्यानगर. Daimabad is an important site in Maharashtra. This site was discovered by B.P. Bopardikar of the Archaeological Survey of India. दाइमाबाद महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। इस प्लेस की खोज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीपी बोपार्डिकर ने की थी। वहां पे क्या मिले? 4 bronze objects were recovered from the site. These 4 objects includes an ox harnessed to a cart, a water buffalo, a rhinoceros, elephant. They are now known as the Daimabad bronzes. इस प्लेस से 4
कांसे की वस्तुएं मिली। ये इन चारों में एक बैलगाड़ी में जुता हुआ बैल, ऑक्स, एक भैंस, एक राइनोसर गेंडा और एक हाथी एलिफेंट। इन्हें अब दाइमाबाद ब्रॉन्ज के नाम से जाना जाता है। इनामगांव डिस्ट्रिक्ट, पुणे। Inamgaon stands as an excellent example of a well-developed Chalcolithic village settlement. Excavation of this site was conducted by archaeologist Dr. H. Shankalia and Dr. Z.D. Ansari and Dr. M.K. Dhawlikar. इनामगांव एक अच्छी तरह वेल डेवलप्ड चैल्कोलिथिक विलेज सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। इस प्लेस की आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर H.D. शंकालिया, डॉक्टर Z.D. अंसारी और डॉक्टर M.K. धवलीकर ने की थी। यहाँ से क्या एविडेंसेस मिले? एविडेंसेस रिगार्डिंग द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट एंड सिसमे हैज बीन आइडेंटिफाइड। गेहूं, ज्वार, चावल, दालें, बाजरा और तिल की खेती के एविडेंस मिले हैं। बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल, शीप एंड गोट्स वर डिस्कवर्ड। पालतू जानवर जैसे गाय, बैल, भेड़ और बकरी की हड्डियां मिली है। एविडेंस ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, एग्जाम्पल डेयर, नीलगाय, वाइल्ड बोर एंड ऑफ फिशिंग वाज आल्सो फाउंड। पालतू जानवर जैसे गाय, जंगली जानवर जैसे हिरन, नीलगाय और जंगली सुअर के शिकार और मछली पकड़ने के भी एविडेंस मिले हैं। Wheel made pots having geometric patterns painted in a black color on red surface. A distinctive feature of this period was a tradition of twin on burials. In this type of burials, a child was buried using two earthen pots joined mouth to mouth. इसी काल में एक डिस्टिंक्टिव फीचर थी जो ट्विन और बेरियल, जुड़वा घड़ा दफन की परंपरा। इस तरह के दफन में एक बच्चे को दो मिट्टी के घड़ों को मुंह से मुंह जोड़कर दफनाया जाता था। ट्विन ऑन बेरियल की ये प्रथा बहुत ही अनोखी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ यह घड़ा माँ की वूम जैसा सिंबल था जो बच्चे को सुरक्षा देता है, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी। जोरवे डिस्ट्रिक्ट, अहिल्या नगर। The Jorve culture is well known Chalcolithic culture in Maharashtra. The first evidence of this culture was discovered at Jorve. Excavations at this site were conducted under the guidance of archaeologist Dr. H.D. Shankalia and Dr. S.B. Dev. जोरवे कल्चर महाराष्ट्र की एक फेमस वेल नोन चैल्कोलिथिक संस्कृति है। इस संस्कृति का फर्स्ट एविडेंस जोरवे नामक प्लेस पर खोजा गया था। इस प्लेस की एक्सकेवेशंस डॉक्टर H.D. शंकालिया और डॉक्टर S.B. देव के गाइडेंस में की गई थी। यहाँ पे क्या एविडेंसेस मिले हैं? जैसे ब्लैक पेंटेड डिजाइन्स ऑन रेड सरफेस पोट्री, कॉपर बैंगल्स एंड बीड्स, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस स्ट्रक्चर्स एज वेल एज अर्थन स्टोरेज बीन्स फॉर ग्रेन्स were discovered. Evidence of sorghum cultivation was also found. यहाँ पर रेड सरफेस पर काले रंग से बनाई गई डिजाइन्स वाले बर्तन, तांबे की चूड़ियां और बीड्स मन के मिले। सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउसेस के स्ट्रक्चर्स, साथ ही अनाज रखने के लिए मिट्टी के पे खोजे गए। सोरगम, ज्वार की खेती के एविडेंसेस भी मिले। सावलडा डिस्ट्रिक्ट, नंदुरबार। सावलडा culture belongs to the early farmers in Maharashtra. Dr. H.D. Sankalia excavated this site. सावलडा कल्चर महाराष्ट्र के शुरुआती किसानों से जुड़ी है। इस प्लेस की खुदाई डॉक्टर H.D. शंकालिया ने की थी। पॉटरी डिजाइन्स पेंटेड इन ब्लैक और रेड सरफेस, इसका एविडेंसेस है। काली या लाल सतह पर बनाई गई बर्तनों की डिजाइन्स मिली है। Nevasa district, Ahilya Nagar. Nevasa is a significant Chalcolithic excavation site in Maharashtra. Dr. M.N. Deshpande, former Director General of the Archaeological Survey of India, discovered this site. Nevasa महाराष्ट्र का एक significant Chalcolithic excavation site है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर M.N. देशपांडे ने इस प्लेस की खोज की है। यहाँ पे क्या मिले? रिमेन्स ऑफ पेंटेड पॉटरी, स्टोन एक्स,
copper ornaments and the bones of animals such as cow, goats, sheep and oxen were discovered here. यहाँ पेंटेड पॉटरी, कलर किए हुए बर्तन, पत्थर की कुल्हाड़ियां, कॉपर ऑर्नामेंट्स, तांबे के आभूषण और गाय, बकरी, भेड़ और बैल जैसे जानवरों की हड्डियां मिली. Find out with the help of internet. Find out that the above mentioned excavation sites are located on which river bank. इंटरनेट की हेल्प से पता करो कि ऊपर बताए गए एक्सकेवेशन साइट्स किस नदी के किनारे स्थित है, जैसे दाइमाबाद, प्रावरा रिवर, इनाम गांव, घोड़ रिवर, ट्राइब्यूटरी ऑफ भीमा नदी, जोरवे, प्रावरा रिवर, सावल्डा, तापी, निवासा, प्रावरा. माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आया हो. तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.